मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से अपवर्तन के नियम के बारे में सीखने जा रहे हैं। अपवर्तन के नियम मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पिछले क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सीखा था। ये क्या था? प्रकाश का अपवर्तन था कि प्रकाश की तिरछी किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की तिरछी किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुकती है या फिर अभिलंब से दूर की ओर जाती है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आज उससे आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम। तो अपवर्तन के नियम शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम भी सीखा था। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के अपवर्तन का नियम कुछ हद तक सेम है, कुछ हद तक, पूरी तरह तो नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार से की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी दो तरह के हैं, यानी दो हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही सतह में होते हैं। अब इसको यहां समझे फिगर में। आपतित किरण कौन सी है? किसी भी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण कहलाती है आपतित किरण। तो यहाँ पर EO एक आपतित किरण है। अपवर्तित किरण कौन है? तो माध्यम परिवर्तित होने के बाद जो किरण अपने पथ से विचलित होती है वह अपवर्तित किरण कहलाती है। तो यहाँ पर O डैश एक अपवर्तित किरण होगी तथा आपतन बिंदु कौन है? आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब कौन सी है? तो किसी सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इस सतह पर तो कई एक लंब हो सकते हैं, कई एक सारे लंब हम दे सकते हैं, लेकिन ये जो लंब है NO ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। तो अपवर्तन के पहले नियम में हम ये जानते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये देखें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सरफेस पर स्थित है। 1, 2 और ये 3, ये तीनों एक ही सरफेस पर स्थित होते हैं। यह है अपवर्तन के नियम का पहला, अपवर्तन के नियम का पहला नियम। अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम अब हम जानने जा रहे हैं। तो अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम क्या कहलाता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। अब ये क्या बात हुई वो समझे थोड़ा, ये थोड़ा टीडियस है बट आसानी से आपको समझ में आएगा। प्रकाश के किसी निश्चित रंग, इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है कि प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम बिग ब्योर में पढ़े हैं। ओके, बैगनी आप पिनाला पढ़े हैं। तो इंद्रधनुष में दिखने वाले वो 7 रंग या कह सकते हैं बैगनी या पिनाला, ये सातों रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंगों में से कोई एक निश्चित रंग ले, या तो हम लाल ले लें, या तो हम पीला ले लें, या तो बैंगनी ले लें, या आसमानी ले लें, कोई एक निश्चित रंग ले लें और माध्यम भी निश्चित हो। ओके, तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के योग, यहाँ बात ये भी समझने वाली कि प्रकाश का एक निश्चित रंग ही क्यों लिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश के सभी रंग
में विचलन एक जैसी नहीं होती है। किसी रंग का झुकाव ज्यादा होता है यानी फैलाव ज्यादा होता है, किसी रंग का फैलाव कम होता है। ओके, तो हमें किसी एक रंग को लेना, अगर हम पीला लेते हैं तो दोनों स्थितियों में हमें पीला ही यानी कांस्टेंट रखना है रंग को। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा प्रकाश के निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन का कोण की ज्या और अपवर्तन के कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि निश्चित यानी कि स्थिर होता है। अब यहाँ पर जाने कि स्थिर या कांस्टेंट क्या होता है, कौन सा ज्या होता है। अगर हम प्रकाश के लाल रंग की बात कर रहे हैं तो ये भी लाल रंग है और अपवर्तित होता रंग भी लाल है। अगर हम प्रकाश के पीले रंग की बात करें तो आपतित होता हुआ प्रकाश का किरण भी पीला है और अपवर्तित होता हुआ प्रकाश का किरण भी पीला ही है। ओके, तो प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म का आपतन कोण, यहाँ पर जाने आपतन कोण क्या होगा। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन का कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आई से इंडिकेट किए थे। अपवर्तन का कोण कौन होता है, ये है अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बड़ा कोण ये कहलाता है अपवर्तन का कोण, इसे हम लोग आर से इंडिकेट किए थे। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसे आर से इंडिकेट किया गया था। यहाँ पर बात यह है कि आप देखोगे इस ये किरण जो है वो सीधे नहीं गई, सीधे यूं जाती। अगर ये किरण सीधी गति करती तो यूं जाती, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही है, वो अपने पथ से विचलित हो गई है और यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुक गई है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला कोण आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन इसकी ज्या का अनुपात, इन दोनों कोणों की ज्या का अनुपात यानी आपतन कोण का जो साइन है और परावर्तन कोणों का जो साइन है, उन दोनों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। यह समझने वाली बात है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है। अब समझिएगा, कोण तो हम जानते होंगे, अगर ये दो रेखा है तो दोनों रेखाओं के बीच एक कोण बनेगा। ओके, यहाँ पर भी दोनों रेखाओं के बीच एक कोण, एक निश्चित कोण बन रहा है। अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा sin 30, sin 90, ओके, तो sin 45 आपने पढ़ा होगा। तो वो जो sin 45 है वो उसकी एक तरह से ये ज्या। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ आपतन कोण और परावर्तन, यहाँ आपतन कोण और या मान लेते हैं कि यहाँ पर का आपतन जो कोण है उस कोण का मान 45 डिग्री है, मान लिया जाए, तो उसको हम कहेंगे sin 45। ओके, मान लेते हैं कि अपवर्तन का कोण 30 डिग्री का है, तो यहाँ हो जाएगा sin 30 डिग्री। ओके, तो sin 45 डिग्री ये हो गया आपतन कोण का ज्या और sin 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन को सॉरी अपवर्तन कोण का ज्या। और हम जानते हैं कि सबका अपना अपना एक वैल्यू है। मैथमेटिक्स में आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि सबकी sin 90 की, sin 45 की, sin 30 की, सबके अपने अपने वैल्यू है। तो इन दोनों कोणों की जो वैल्यू का जो अनुपात होगा वो हर एक स्थिति में कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। ओके, लेकिन उसके लिए शर्त क्या हो कि कलर जो है मतलब कि निश्चित रंग होनी चाहिए। जो रंग यहाँ है वही रंग का हम यहाँ पर ले। अगर इस रंग को हम थोड़ा झुका देते हैं, थोड़ा सा झुकाए, कैसे, अगर ये इस तरह से है तो हम इसको थोड़ा ज्यादा झुका देते हैं। ऑब्वियस है कि इसमें झुका होगी तो इसमें भी झुका होगी, इस कोण में भी थोड़ा झुका होगा। ओके, ये इतना ना झुक करके थोड़ा सा और ज्यादा झुकेगा, मैं तब ये कोण का मान थोड़ा और बड़ा होगा। तो उस स्थिति में दोनों कोण का जो अनुपात आएगा और अभी की स्थिति में जो दोनों कोणों का अनुपात होगा वो दोनों एक होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब दोनों कोणों का अनुपात कभी डिफर नहीं करेगा, दोनों कोणों का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट, एक निश्चित वैल्यू ही देगा। ओके, तो दिस इज, फिर से जानते हैं
अपवर्तन के नियम दो हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। और दूसरा, कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का साइन, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। ओके, यानी ये कहता है कि आपतन कोण को अगर हमें आई और अपवर्तन कोण को हम लोग आर मानते हैं, तो साइन आई और साइन आर, इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, वो हर एक स्थिति में स्थिरांक होगा। स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको इक्वल टू के भी हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। एक चीज और जानिए कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, इस बात को याद रखा जाए कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओके, कभी पूछ देगा कि स्नेल का नियम लिखें, तो हमें बस इतना लिखना है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यानी साइन आई इक्वल साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। यह हमेशा स्थिरांक देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। यही है स्नेल का नियम, यही है आपतन के नियम का दूसरा नियम। ओके, एक और बात जानने वाली है कि अगर दो माध्यमों को मिलाने वाली सतह, यहाँ पर देखिए दो माध्यम, एक माध्यम वायु है और एक माध्यम कांच है, और दोनों माध्यमों को मिलाने वाली सतह यह है। अगर इस सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होता है, देखिए मैं किरण को लंबवत आपतित करवाता हूँ, अगर इस सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होता है तो वह लंबवत वैसे ही निर्गत हो जाता है, इसमें कोई विचलन नहीं नजर आएगा। ओके, अगर किसी दो भिन्न माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होता है तो वह लंबवत ही निर्गत होता है। ओके, इसमें कोई विचलन नहीं होता। ओके, इस बात को जान लिया कि दो माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो वह लंबवत निर्गत हो जाती है, कोई विचलन उसमें नहीं नजर आता। अब यहाँ जानिए, यही है आपतित किरण और यही है अभिलंब, यही है निर्गत किरण और यही है अभिलंब। यानी यहाँ पर कोण आई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जो किरण आपतित है वही अभिलंब भी है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण ही नहीं बनेगा, दोनों एक ही किरण है। ओके, तो यहाँ पर कोण आई का वैल्यू होगा 0 डिग्री और कोण आर मतलब निर्गत, यहाँ पर जो कोण आर बनेगा उसका भी वैल्यू होगा 0। तो यहाँ पर कोण आई और कोण आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। निर्गत किरण कैसे, तो माध्यमों से होकर जो बाहर निकल रही किरण होती है, ये बाहर निकलती किरण निर्गत किरण होगी। ओके, तो यहाँ पर इस स्थिति में कोण आई और कोण आर दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ओके, 0 आएगी। ऐसी स्थिति में अपवर्तन का नियम का पालन नहीं होता। अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि मैंने बोला था कि अपवर्तन के नियम के लिए किरणों का तिरछा होना जरूरी है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि लंबवत किरण पर यह नियम लागू नहीं होती। ओके, प्रकाश के अपवर्तन का किरण किसी भी माध्यम पर लंबवत आदि किरणों पर लागू नहीं होता, यह सिर्फ तिरछी किरणों पर ही लागू होता है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन के नियम का पालन नहीं होता जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है।
तब इसके पथ में कोई विचलन दिखाई नहीं देता जब यह माध्यम का परिवर्तन करती है। जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित हो तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण में कोई भी विचलन नजर नहीं आता और यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता। प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन किरण तभी करेगी जब वह किरण तिरछी आए। ओके, हम लोग थोड़ी जानकारी अपवर्तनांक के बारे में यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखेंगे। क्या है ये? तो इसे जानने से पहले हम बताते हैं माध्यम के बारे में, प्रकाश के माध्यम के बारे में। आपको पता होगा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश गति कर सकता है, सभी माध्यमों में नहीं, हर एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गति कर सकता है। तो ये पारदर्शी माध्यम क्या है? हम जानते हैं कि अलग अलग पदार्थों की प्रकाशीय सघनता अलग अलग होती है। अगर कोई माध्यम इतना सघन है कि जिससे होकर प्रकाश गति कर सके तो वह पारदर्शी कहलाएगा। लेकिन अगर किसी माध्यम या किसी वस्तु की सघनता इतनी ज्यादा है कि उससे होकर प्रकाश गति नहीं कर सके, उससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सके, तो वह माध्यम अपारदर्शी माध्यम कहलाएगा। ओके, तो प्रकाश तो निर्वात में भी गति कर सकता है, वायु में भी गति करता है, जल में भी गति करता है, कांच में भी गति कर सकता है, पेट्रोल से भी गति कर सकता है, केरोसिन से भी गति कर सकता है। ओके, लेकिन क्या सबकी सघनता एक जैसी है? नहीं। वायु से ज्यादा सघन जल और जल से ज्यादा सघन कांच है। तो जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी और माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही अधिक होगी। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, उससे थोड़ा सा कम वायु में प्रकाश की चाल होगी, उससे कम जल में प्रकाश की चाल होगी और सबसे कम प्रकाश की, सबसे कम नहीं कहे यानी इन सबसे कम प्रकाश की चाल होगी कांच से। कम नहीं कर रहा कि इन सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होगी। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। तो वायु में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। कैसे जाने? वायु में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जब यह कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल कुछ और होगी। तो वायु में प्रकाश की चाल और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात आएगा वो कहलाएगा अपवर्तनांक। इस स्थिति। ओके, कुछ और भी बातें हम लोगों को जाननी होगी। जानना ये होगा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम नहीं होता, एक से कम नहीं होता। कभी भी अपवर्तनांक की वैल्यू एक से कम नहीं आती। ओके, तो इसके बारे में और भी जानकारी इसके बाद अब जो है कुछ क्वेश्चन आंसर है जिनको हम लोग अगली क्लास में जानेंगे।